अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। सो अब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया और लाइक नहीं किया मेरी वीडियोस को, तो अभी सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग फर्दर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं चैप्टर नंबर 2 गाइडेंस के, उनको जो है वो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। सो गाइस, जब भी हम लोग चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं तो इसमें ऑर्गेनेल्स और उनकी जो है सेल से रिलेटेड सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं उनकी फिजियोलॉजिकल जो भी स्ट्रक्चर्स हैं और जो भी लिंक उनका फिजियोलॉजी से बन रहा है, हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटर्स वगैरह जो है वो डिस्कस हो चुका है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अच्छे से डिस्कस हो चुकी है। तो आज हम लोग जो फर्दर ऑब्जेक्टिव है उसे डिस्कस कर रहे हैं। सो कम बैक टू द पॉइंट। तो आज हमारा टॉपिक है लाइसोसोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर जो है इसका लाइसोसोम का और इसका फंक्शन अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। क्यों? उसका बेसिक रीज़न मैं आज डिस्कस कर लूँगी कि क्यों ये जो सेल का ऑर्गेनेल है वो इतना इम्पॉर्टेंट किस वजह से है और इसका ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हमारे लिए अगर प्रॉपर वर्क ना करे तो आगे चल के बहुत सारे डिसऑर्डर जो है वो कॉज कर सकता है एक ह्यूमन स्ट्रक्चर्स के अंदर। सो व्हेन टॉक अबाउट द लाइसोसोम, सो बेसिकली लाइसोसोम्स are vesicular organelles that form by breaking off from the Golgi apparatus and then dispersing throughout the cytoplasm. So guys, अगर हम लोग लाइसोसोम्स की बात करें तो बेसिकली लाइसोसोम्स क्या होते हैं? एक्चुअली जो हम लोग गोल्जी ऑपरेटर डिस्कस किया था तो वो भी हमारे पास 4 to 5 और मोर देन 4 हमारे पास वेजिकल्स थी। ठीक है, वेजिकल का स्ट्रक्चर था जो कि न्यूक्लियस के एक साइड की तरफ जो है प्लेस्ड हुआ था। इसी तरीके से लाइसोसोम पे वेजिकल्स होते हैं, बट ये कहाँ से बनते हैं? वो वेजिकल जो कि गोल्जी ऑपरेटस से ब्रेक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, फिर वो अलग जाके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं? लाइसोसोम। और ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है तो इट्स मीन इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है जो उसे प्ले करना है और उसने अपना रोल जो है सेल की ऑर्गेनेल्स। सो अब सेल साइटोप्लाज्म के अंदर हम उसके मेन स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सो लाइसोसोम की अगर बात करें तो लाइसोसोम्स प्रोवाइड एन इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम्स अलाउ द सेल टू डाइजेस्ट। एक्चुअली जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है लाइसोसोम का वो ये होता है कि वो इंट्रासेलुलर एक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोवाइड करता है सेल को। सो ये उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फंक्शन हो जाता है। सो इसमें क्या है? डैमेज सेलुलर स्ट्रक्चर्स, food particles that have been ingested by the cell, unwanted matters such as bacteria. सो ये किस तरीके से इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोवाइड करता है एक सेल को? सो बेसिकली ये क्या करता है कि जो भी सेल के स्ट्रक्चर डैमेज हो जाते हैं उनको ये डाइजेस्ट करता है, क्योंकि अगर उनके रेमिनेंट्स जो भी उनके रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एक सेल वो जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है उसके जो भी रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं अगर वो वहीं पे पड़े रहेंगे, वहीं पे स्टोर रहेंगे, सो गाइस वो सेल के लिए बहुत सारी डिसएडवांटेजेस क्रिएट कर सकते हैं और वो डिसएडवांटेजेस होते हैं सेल के लिए बहुत सारे डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी हमारे पास ऐसा सब्सटेंस जिसे हमारी बॉडी से आउट होना है, एक्सट्रैक्ट आउट होना है और वो हमारी बॉडी में ही प्रिजर्व्ड हो जाता है तो गाइस वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। सो लाइसोसोम्स बेसिकली उन डाइजेस्टिव जो भी हमारे पास मटेरियल होता है, ऐसा मटेरियल जो कि हमारी बॉडी के लिए अनवांटेड है, सेल्स के वो स्ट्रक्चर जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं लेकिन अब तक सेल के अंदर मौजूद है, उन सबको ये क्या करता है? वहां से डाइजेस्ट करवाता है। ठीक है, फूड पार्टिकल्स दैट हैव बीन इंजेस्टेड बाय द सेल, वो फूड पार्टिकल्स जो कि सेल ने इंजेस्ट किए हैं अपनी न्यूट्रिएंट्स के तौर पर, अपनी जो है वो अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, सेल को इटसेल्फ एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, तो वो सारे जो भी पार्टिकल्स वगैरह हैं वो भी जो है लाइसोसोम डाइजेस्ट करते हैं। अनवांटेड मैटर सच एज बैक्टीरिया, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया वगैरह जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं उन सब को भी डाइजेस्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो कौन करते हैं? हमारे पास लाइसोसोम्स करते हैं। तो अब आप इन फंक्शन से ही आप लोग देख लें कि कितने इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम्स। हमारी बॉडी के अंदर अगर लाइसोसोम्स प्रेजेंट ना हो, सेल के अंदर अगर लाइसोसोम जैसा सेल ऑर्गेनेल ना हो तो सेल को कितनी सारे जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। सो ये बेसिक्स जो उसके फंक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सेल के लिए। आगे चलते हैं, लाइसोसोम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, ये जो मैंने फंक्शन लाइसोसोम के शो किए हैं तो आप लोग से अगर सवाल आए कि डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स,
या इंपॉर्टेंस ऑफ लाइसोसोम्स, या फिर लाइसोसोम्स क्यों हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ये वाइवा में या फिर एज अ क्वेश्चंस भी आप लोग इन्हें जो है वो सॉल्व कर सकते हैं ये फंक्शंस लिख के। देन हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है वो हमारे पास अब आ रही चीज डिस्कस कर रहे हैं। सो नाउ अब हमारे पास है लाइसोसोम्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेनली जो लाइसोसोम के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो लाइसोसोम जो होते हैं बेसिकली उनके स्ट्रक्चर, डायमीटर वगैरह को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। द लाइसोसोम इज क्वाइट डिफरेंट इन डिफरेंट सेल टाइप्स बट इट इज यूजुअली 250 to 750 इन डायमीटर। एक्चुअली लाइसोसोम हर सेल के अंदर डिफरेंट उनका जो है तब डायमीटर होता है, ठीक है, वेरीज करता रहता है, लेकिन उनका जो मेन डायमीटर है मींस कि आप क्या एवरेज हम लोग जो निकाल देते हैं वो हमारे पास क्या है 250 to 750 इन डायमीटर है। आपसे ये पूछा नहीं जाता बट आप लोग एक चीज पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो पॉइंट कभी भी क्लिक कर जाता है कि हाँ मैंने यहाँ पे पढ़ा था कि इसका डायमीटर जो है, बट यहाँ पे मेन पॉइंट यही है कि ये सेल टू सेल इनका डायमीटर जो है वो वेरीज करता रहता है। इट इज सराउंडेड बाय typical lipid bilayer membrane and it's filled with large numbers of small granules 5 to 8 नैनोमीटर्स इन डायमीटर्स। सो बेसिकली ये भी कवर होते हैं, इनके भी सराउंडेड होते हैं मेम्ब्रेन, क्योंकि खुद भी मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल्स हैं, तो इनके ऊपर जो है वो हमारे पास इनकी जो मेम्ब्रेन होती है जो इन्हें सराउंड करती है वो टिपिकल लिपिड बाइलेयर होती है, ठीक है, जो कि फिल्ड होती है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनका 5 to 8 नैनोमीटर जो है वो बेसिकली डायमीटर में होते हैं, ठीक है। सो इन पॉइंट्स को मीन्स कि एक उनके डायमीटर को डिस्कस किया, फिर उसके बारे में यही कि इनकी ये भी एक लिपिड लेयर्स सराउंडेड होते हैं लिपिड बाय लेयर्स है, ठीक है, और उनके अंदर एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि 5 to 8 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं। स्मॉल ग्रेन्यूल्स विच आर प्रोटीन्स एग्रीगेट्स ऑफ एज मैनी एज 40 डिफरेंट हाइड्रोलेज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अच्छा, ये जो स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं ना वो बेसिकली हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं। जब भी ग्रेन्यूल्स कैसे जाता है तो हमारे माइंड में जब भी ग्रेन्यूल्स का वर्ड आता है तो उसमें प्रोटीन इन नेचर हमारे पास ऑटोमेटिकली हमें ये टर्म याद हो जाती है कि ये प्रोटीन इन नेचर होंगे मे बी। सो ये ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, एग्रीगेट्स होते हैं प्रोटीन्स के। 40 डिफरेंट ये हमारे पास क्या होते हैं हाइड्रोलाइज्ड एंजाइम्स होते हैं बेसिकली। क्योंकि अब आपको समझ आ रहा है कि लाइसोसोम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों करता है। अब अगर हम उसकी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी के बारे में बताएं तो मींस कि इसके अंदर हमारे पास जो 40 डिफरेंट हाइड्रोलेज एंजाइम्स हैं बेसिकली उनकी वजह से ही ये डाइजेस्टिव एंजाइम के तौर पर जाना जाता है, और इसमें जो है वो डाइजेशन करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। किसी भी जो अनवांटेड सब्सटेंस हैं उनको डाइजेस्ट करने की प्रॉपर्टीज़ इसी वजह से ये शो करता है। क्योंकि प्रीवियसली भी हम लोगों ने देख चुके हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उसमें मेन यही प्रॉपर्टी थी कि ये जो डैमेज सेलुलर स्ट्रक्चर्स थे या फिर बैक्टीरिया थे हमारे पास या फूड पार्टिकल्स थे उनको डाइजेस्ट करता था, तो इन्हीं एंजाइम्स की वजह से। सो इट इज सराउंड आगे हम लोग चलते हैं। A hydrolytic enzyme is capable of splitting an organic compound into 2 or more parts of combining the hydroxyl portion of the water molecules with the other part of the compound। अच्छा, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। वो क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो लार्ज चेंज होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उनको 2 पार्ट्स में या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, वो किस तरीके से, जो हाइड्रोस्टेरिक पोर्शन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का वो फिर क्या करता है उसके जो कंपाउंड है उसके साथ जाके अटैच्ड होता है, ठीक है। तो ये इसी वजह से हाइड्रोलाइटिक मीन्स के वाटर जो है वो पहले H और OH नेगेटिव आयन में खुद स्प्लिट होता है, देन उसके पास जो उसका हाइड्रोक्साइड OH आयन होता है वो जाके उस कंपाउंड के साथ जो दूसरा कंपाउंड होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेसिकली उसके साथ लगता है, और फिर उसे हाइड्रोलाइटिक प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या करता है लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड कर लेता है, स्प्लिट कर लेता है 2 डिफरेंट पार्ट्स में। सो देन है फॉर इंस्टेंस प्रोटीन इज हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म अमाइनो एसिड, ग्लाइकोजन इज हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म ग्लूकोज। मतलब प्रोटीन बेसिकली जो प्रोटीन है अब वो अमाइनो एसिड्स में जो है वो टूट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है जब उसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है। इस तरीके से ग्लाइकोजन भी जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है ग्लूकोज में।
मतलब ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर ग्लाइकोजन बनाते हैं। सो जब उसमें वाटर ऐड होता है तो फिर वो अपने कंपाउंड्स में स्प्लिट हो जाता है। देन एंड लिपिड्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। इसी तरीके से लिपिड जो है वो किसमें, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में टूट जाता है। सो ये मैं सारे स्ट्रक्चर्स आपको मतलब इसकी जो हाइड्रोलाइटिक इसकी जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है उसको मैं आपको शो करवाती हूँ कि किस तरीके से ये प्रोटीन्स और फैट्स और फैट्स और जो हमारे पास लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इसके अलावा जो हमारे पास ग्लाइकोजन की हमने एग्जांपल पढ़ी, इसमें किस तरीके से वाटर लग के और एडिशन होकर वाटर की और वो किस तरीके से उनको कंपाउंड में क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है। फैटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे पास जो है वो एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक शो करते हैं और ऐसे रिएक्शन शो करवाते हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो दो पार्ट्स में या फिर डिवाइड हो जाते हैं अपने पार्ट्स में। सो मतलब उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। लाइक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड की एग्जांपल दी गई है। सो प्रोटीन्स का बेसिकली ये जो स्लाइड शो करी है इसके अंदर जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये हमारे पास एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके अंदर वाटर को जब ऐड किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का फंक्शन यही होता है कि वो वाटर को ऐड करवा के उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में और फिर उसको उसके मोनोमर्स में जो है वो स्प्लिट कर देता है। तो इसलिए पेप्टाइड जो हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसके अंदर वाटर ऐड हुआ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से। फिर अब उसका जो OH है, OH है वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच्ड हो गया और जिसकी वजह से, ठीक है, एक OH उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हो गया है। अब दूसरा देखें H दूसरी साइड पे अटैच हो गया। सो वो हमारे पास क्या है कि अलग से दो स्ट्रक्चर्स में स्प्लिट हो गया है, पेप्टाइड एंड अमाइनो एसिड्स में। तो इस तरीके से वाटर जो है अपने रिएक्शंस को शो करवाता है। इसी तरीके से अगर फैटी एसिड की एग्जांपल है तो ट्राइग्लिसराइड जो कि नेचुरल फैटी एसिड है उसमें वाटर की एडिशन हुई है और फिर उसको दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में मोनोमर्स में डिवाइड कर दिया, लाइक ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स के अंदर। सो ये बेसिकली हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम्स होते हैं उनका फंक्शन होता है और यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो लाइसोसोम में पाए जाते हैं और जिनकी वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्प्लिट कर देता है। तो अब स्लाइड में देखिए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज कैपेबल ऑफ स्प्लिटिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 2 or more parts of combining the hydroxyl portion of the water with the other part of the compound। So यही बात जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया उसको आप लोगों ने स्लाइड्स के थ्रू देख लिया, ठीक है। सो ये गाइटर ने बताने की कोशिश किया। आई नो ये केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन अगर मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिखाती तो आप लोगों को लाइसोसोम की ये स्लाइड समझ में नहीं आती कि लाइसोसोम के किस कैरेक्टर्स को ये शो करें। सो इसलिए इस तरीके से जो है वो हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटीज शो करते हैं हाइड्रोलाइज एंजाइम्स और लाइसोसोम मेनली यही फंक्शन करता है और इस फंक्शंस के थ्रू जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं या फिर जो भी डाइजेशंस के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सेल जो है वो इंजेस्ट करता है, उन सबको इस तरीके से डिवाइड करके और सेल को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। तो आगे चलते हैं लाइसोसोम्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में आगे। ऑर्डिनरी द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द लाइसोसोम्स प्रिवेंट्स द इनक्लोज्ड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम from coming in contact with other substances in the cells and therefore prevent their digestive action। So guys, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं कि अब एक मेन इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस की थी पीछे की स्लाइड्स में भी कि ये लाइसोसोम जो होता है, जब मैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक इसके डिस्कस करी थी तो मैंने ये बात डिस्कस की है कि इसकी भी लिपिड बायलेयर होती है, मीन्स की इसकी कवरिंग होती है, इसकी भी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो कि लिपिड बायलेयर्स की होती है। तो उस मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, क्यों लाइसोसोम्स के इर्द गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन होती है, क्यों लाइसोसोम जो होता है वो क्लोज होता है लिपिड बायलेयर से। तो उसका मेन फंक्शन ये है क्योंकि इसके पास डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि ये एक डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है जिसकी वजह से क्या होता है कि ऐसा ना हो कि ये सेल के दूसरे स्ट्रक्चर्स को जो है वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर ले, इसलिए वो क्या फंक्शन करता है उसके साथ ये फंक्शंस ना हो और वो सेल के दूसरे पोर्शंस को जो है वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट ना करे। इसी वजह से लाइसोसोम जो है वो हमारे पास उसकी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो इनक्लोज होता है मेम्ब्रेन में, ताकि वो सेल के दूसरे ऐसा ना हो कि उसके जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो लाइसोसोम्स के स्ट्रक्चर्स को छोड़ के सेल के दूसरे पार्ट्स में चले जाएं और फिर जो हमारे पास यूजफुल सब्सटेंसेज हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो भी डाइजेस्ट हो जाएं, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के लिए क्या होगा, हार्मफुल और एक साइड इफेक्ट होगा। However, some condition of the cell break the membranes of the some of the lysosomes, allowing release of the digestive enzyme। अच्छा, अब कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है, लाइक एबनॉर्मल कंडीशन ही होती है कि लाइसोसोम की जो ये सेल मेम्ब्रेन है
ये ब्रेक हो जाती है और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि ऑटोफैगी वगैरह का सिस्टम होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ज़ाहिर वो एंजाइम जो है वो सेल के दूसरे पोर्शंस में चले जाएंगे और फिर वहां पे जाके एबनॉर्मल इफेक्ट शो करेंगे, सेल की जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये एबनॉर्मल कंडीशन होती हैं, ठीक है, जब कोई डिजीज होती है। Then these enzymes then split the organic substances with which they come in contact into small highly diffusible substances such as amino acid and glucose, और फिर वही कि उनको फिर स्प्लिट कर लेते हैं और फिर वो स्मॉल, सो बेसिकली वही बात है कि मीन्स कि स्मॉल अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज में वो डिफ्यूज हो रहे हैं। सो गाइस ये तो लाइसोसोम के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वही चीज़ मैंने डिस्कस की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह को स्प्लिट करेंगे। सो मेनली लाइसोसोम क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, बस आप ये याद रखें कि लाइसोसोम का स्ट्रक्चर क्या है। सो जो भी बेसिकली आप लोगों को बताया था कि ये भी वेसिकल्स होते हैं जो कि हमारे पास कहाँ से स्प्रेड हुए हुए होते हैं, बेसिकली ये गोल्गी एपरेटिकस वेसिकल्स होते हैं, वहां से इनकी वो कुछ वेसिकल ब्रेक हो जाते हैं और फिर वो अलग से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे लाइसोसोम कहते हैं। इनके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइज्ड एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो कि मेनली क्या करते हैं अनवांटेड सब्सटेंसेस को या फिर जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है लार्ज अमाउंट में उनको स्प्लिट करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा डैमेज सेल स्ट्रक्चर्स, तो ये हमारे लिए बहुत ही हमारे सेल के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। देन उसके बाद हमने वही उनके मेम्ब्रेन्स वगैरह डिस्कस की, उसका डायमीटर डिस्कस किया। देन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पे हमारी डिस्कशन हुई और फिर केमिकल रिएक्शंस भी थोड़े से मैंने आप लोगों को दिखा दिए। देन उसकी वही एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स भी सब कुछ बता दिया आप लोगों को। सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को इजीली समझ आ गया होगा। इतने डीप में जाके आप लोगों को पढ़ाने का यही मकसद होता है कि किसी भी चीज को आपको रटा लगाने की जरूरत ना हो, आपको उसका मेन फंक्शन जो गाइडर ने एक्सप्लेन किया वो सारी चीजें आप लोगों को पता हो, ठीक है। सो इजी हो जाए आप लोगों के लिए बुक रीडिंग करना भी और आप लोगों के लिए हर चीज को अच्छे से पढ़ना इजी हो जाए। सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब करें और लाइक किया करें मेरी वीडियो को, ताकि आप लोगों को दूसरी वीडियोस भी जल्द से जल्द मिलती जाए। सो टिल दैट अल्लाह हाफिज़।